पापा जा रही है? हाँ जी। ओके बेटा, टेक केयर। खाने का डब्बा रख लिया? हाँ माँ। ध्यान रखना। आज आपको इन अखबारों से फुर्सत मिलेगी या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है। अरे भाई, तुम्हारी लाडली का काम कर रहा हूँ, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अब छोड़िए भी रिश्ते, अखबारों से क्या कभी रिश्ते तय होते हैं? अरे तुम अखबारों की बात करिए, पश्चिम में तो पिछले कई सालों से लोग कंप्यूटर के जरिए अपना जीवन साथी चुनने लगे हैं। हाँ, और मुझे लगता है आप यहाँ की परंपराओं को तलाक देकर पश्चिम का अनुसरण करने लगे हैं। तलाक? ये किसके तलाक की बात हो रही है बहू? कुछ नहीं पिताजी, मैं इनसे कह रही थी कि शादी के रिश्ते देख परख से, सूझबूझ के साथ और आपसी मेल मिलाप के आधार पर ही तो होने चाहिए, ये अखबारों के विज्ञापनों द्वारा तो नहीं। और बाबूजी, मैं कह रहा था कि इस तेज रफ्तार जीवन में ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब आप ही समझाइए पिताजी। कंप्यूटर में हम किसी लड़के की शक्ल सूरत, कद बुद्ध, नैन नक्श सभी की सूचना भर दे तो क्या कंप्यूटर हमें ये भी बता देगा इस लड़के की आदतें कैसी हैं, तहजीब कितने हैं, है भी या नहीं? अब आया है वो पहाड़ के नीचे। तुम्हारी बात 16 आने ठीक है बहू। आप जवाब दो प्रोफेसर। बाबूजी, ये कभी कभार समझदारी की बात कर देती है। छोड़िए भी ये कभी-कभार। कभी कभार के बारे में तो आपस में फैसला करते रहेंगे। मुझे तो ये बताओ कि 2 हफ्ते पहले अखबार देखकर तुमने जो पत्र लिखे थे उनमें से किसी का जवाब आया? नहीं बाबूजी, कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया। ये भी अजीब है। बाबूजी डाकिया आ रहे हैं। ये चिट्ठी आपकी, ये लीजिए। थैंक यू। ये 2-3 चिट्ठियां तो आ गई। लो अभी बात की अभी आ गई। पढ़ो तो। ये पहला खत लोकल है, किसी मोती प्रसाद ने लिखा है। अच्छा अच्छा। बेटे का नाम है ताराचंद और बेटे की उम्र है 24 साल। उनका अपना बिजनेस है। लिखते हैं कि बेटा भी उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाता है और आमदनी के बारे में लिखा है कि अच्छी खासी आमदनी है। और खानदान के बारे में कुछ लिखा है? अरे बहू, वो तो घर द्वार देखने से पता चलेगा ना। बाबूजी, मैंने कहा था ना कि ये कभी कभार ही समझदारी की बात करती है। अच्छा अच्छा। आप दूसरी चिट्ठी पढ़ो तो। ये दूसरा पत्र है, किसी महिला का है। अच्छा। नाम है सुकर्मा, खुद BA पास है और बेटे का नाम सुरेश है। अच्छा अच्छा। उसने M.Tech कर रखा है। उसकी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा। पिता का निधन हो चुका है। एक बहन है जो MA में पढ़ रही है। अच्छा। नहीं, मेरा दिल तो नहीं मानता। घर का आदमी नहीं होगा तो घर की देखभाल कौन करेगा? स्त्री के बिना तो घर फिर भी चल जाए, पर पुरुष के बिना नहीं। बहू, हर 2 अक्षरों से बनता है, एक से नहीं। बाबूजी, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि ये पत्र भी लोकल ही था। और तीसरा पत्र लखनऊ से आया है, किसी भगवती चरण सेठ का है। भगवती चरण। अच्छा। बेटे का नाम है संदीप। भगवती चरण सेठ जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सुपरिंटेंडेंट है। अच्छा। बेटे ने CA कर रखा है और वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करता, वो नौकरी करता है। अच्छा। उसकी तनख्वाह तकरीबन 6000 रुपया महीना है। लिखा है कि हम जल्दी किसी काम से दिल्ली आने वाले हैं, अगर हम चाहें तो उनसे दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। ये ठीक है। पिताजी, मेरा दिल नहीं मानता कि लड़की को शहर से बाहर भेजा जाए। शहर में ब्याही जाएगी तो हर 2-4 रोज में मिल तो जाया करेगी कम से कम। अरे भाई, कमाल करती हो तुम। लखनऊ कौन सा दूर है? बहुत दूर है। अरे गाड़ी से जाएं तो 5-6 घंटे लगते हैं और अगर हवाई जहाज से जाएं तो कुल 1-1.5 घंटे में आदमी लखनऊ पहुंच जाता है। अरे भाई, ये तो सब बातें बात की हैं। पहले तीनों लड़के देख तो लो। हाँ, वो लोकल पार्टियों में से किसी ने अपने टेलीफोन नंबर दिए? हाँ बाबूजी, इनका तो अपना है
और इन्होंने वो पीपी नंबर कुछ दिया है। अच्छा, तो सबसे पहले तीनों से मिलने का समय निश्चित कर लो। दिन प्रतिदिन वरों की कीमत बढ़ती जा रही है। ठीक है बाबू। ये जितनी जल्दी मामला तय हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है बाबूजी, मैं अभी टेलीफोन पे तय कर लेता हूँ और टाइम भी फिक्स कर लेता हूँ। वो लड़का कनाडा से आया है। पता नहीं ये भाई जी, वो लड़की कौन से कॉलेज में है? लड़की यूनिवर्सिटी से एमए कर रही है। तो अगले साल तक तो उसकी भी शादी की फिक्र होगी आपको। छूट रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये ट्रेन की बुकिंग कराना तो हमारे लिए चुटकियों की बात है। अरे साहब, अगर हम इतना सा भी काम नहीं करा पाए तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में काम करने से फायदा। अब जनाब, आजकल जो चीज वाकफियत से ना हो, 2-4 रुपए दो और करा लो। हाँ मिस्टर सेठ, आजकल के हालात कुछ ऐसे ही हो गए। नहीं 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 नहीं, मैं समझता हूँ ऐसे हालात हमेशा से थे। इस धरती पर देवता और दानव, फरिश्ते और शैतान हमेशा से रहे हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु पुराने समय में पहला पक्ष भारी था और आजकल दूसरे पक्ष का बोलबाला है। बहन जी, जरा बेटी को तो बुलाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमा बेटी, जरा गरम चाय तो लाओ। आओ बेटी, आओ यहाँ बैठो। मेरी बेटी बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। धन्यवाद। बेटे, सुना है तुमने एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया? जी। वेरी गुड। आजकल की बेटियों को घर के कामकाज में और पढ़ाई लिखाई दोनों में होशियार होना चाहिए। हाँ तो संदीप बेटा, अक्सर सीए करने के बाद लोग अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर तुमने नौकरी करना क्यों ज्यादा अच्छा समझा? अंकल, ऐसा है कि प्राइवेट काम के लिए स्टार्टिंग में काफी पैसा चाहिए। सेठ साहब, लेन देन के विषय में थोड़ा प्रकाश दीजिए। देखिए बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बारात का स्वागत धूमधाम से हो। आप निश्चिंत रहें। बहन जी, आप ही अपनी मन की बात खुलकर कह दीजिए। मैं तो बस इतना कहूंगी कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। मैंने तो बस तय कर लिया बहन जी कि अब हमारे घर को यही संभालेगी। और देखिए प्रोफेसर साहब जी, हम ये चाहते हैं कि विवाह लखनऊ में ही हो। इसकी कोई खास वजह? जी हाँ, संदीप हमारे खानदान का पहला लड़का है और इसकी शादी में मैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, अफसर्स को, सबको बुलाऊंगा। और ये तभी पॉसिबल है जब विवाह लखनऊ में हो। हाँ? लेकिन हमारे लिए तो बड़ी आप मुश्किल है। घबराइए नहीं वर्मा साहब, घबराइए नहीं। सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। लखनऊ में सब काम मैं ठीक कर दूंगा। हाँ? अच्छा तो अब चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अरे इतनी जल्दी? जी हाँ, हम सोच रहे हैं कि आज रात की ट्रेन से ही लखनऊ वापस लौट जाएं। हाँ? देखिए, हमारा फैसला तो हमारी पत्नी ने आपको बता ही दिया है। जी जी। अब आप भी सुविधा अनुसार हमें खत लिख दीजिएगा, लेकिन हाँ जरा जल्दी। आजकल आप जानते हैं कि लड़के वालों पर भी काफी दबाव रहता है। जी मैं समझता हूँ। नमस्कार। आइए। सरला जी। भाई, तुमने तीनों लड़कों को देख लिया है, अब हर एक के बारे में अपनी राय बताओ। अरे वाह, सबसे पहले मेरी ही परीक्षा लेने लगे। अरे भाई, लेडीज फर्स्ट। ये तो है। ठीक है, फिर लखनऊ जाकर शादी करने का विचार तो आप छोड़ दीजिए। भला अपनी लड़की उठाकर भी किसी के घर कभी देने जाते हैं कोई? सेठ साहब कहते हैं शादी के लिए लखनऊ आना पड़ेगा। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। और वो सुकर्मा, वो जिसका लड़का फैक्ट्री में काम करता है, उसके लड़के का पिताजी काम जमने में अभी समय लगेगा। सच बताऊं तो मुझे दीनानाथ जी का घर सबसे अच्छा लगा। शहर का शहर में है और अच्छा खाता पीता खानदान भी है। हमारी रमा वहाँ राज करेगी, राज। क्यों पिताजी, आपका क्या विचार है? अरे भाई, पहले रमा से तो पूछो। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती है।
और फिर उसके मन की बात जान लेना भी जरूरी है। जी बाबूजी, आओ मेरे पास आओ बेटा। देखो बेटा, मैंने तुम्हें तीनों पत्र पढ़वा दिए थे। उसमें से तुम भगवती चरण और उसके लड़के से मिल भी चुकी हो। देखो बेटा, ये तुम्हारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात में बताओ। अरे गुड़िया, शर्मा के चुप हो जाने से काम नहीं चलेगा। बेधड़क होकर अपने मन की बात कह दे। अरे मेरी गुड़िया, तेरी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटा बेटा दादाजी, मुझे नहीं करनी बिजनेसमैन से शादी। क्यों? उनके पास सिर्फ पैसा होता है और घर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। हमेशा 99 के फेर में लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब वो जो लड़का जिसकी अपनी फैक्ट्री है वो? दादाजी, उससे तो मैंने देखा नहीं है। उसके बारे में आप खुद ही निर्णय लीजिए। भाई मुझे तो सुकर्मा, उसका बेटा वो क्या नाम है सुरेश, और उनकी लड़की सुप्रिया, सारे घर वाले बहुत अच्छे लगे। पर बाबूजी और मगर लड़का भी यार मेहनती दिखाई देता है। आप कह तो ठीक रहे हैं, पर बाबूजी तो सुकर्मा इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बड़ी रूढ़िवादी बातें कर रही थी। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे डर लगता है कि कहीं वो घर अपनी रमा बिटिया के लिए घुटन का कारण न बन जाए। और फिर वो लड़का सुरेश, उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई। उसके रमा की शादी के बाद उसकी बहन की शादी, और शादी के बाद घर के लेन देन के चक्कर में कहीं रमा के लिए सारी जिंदगी का सिरदर्द न बन जाए। भाई तो ठीक है, कुछ और कोशिश कर लेते हैं, 2-1 लड़के और देख लेते हैं। और बाबूजी, इस बीच में लखनऊ वाला रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। हाँ, सो तो है। और भगवती चरण कह भी रहे थे कि कुछ लोग उन पर शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। पता नहीं आपको इस लखनऊ वाले रिश्ते में क्या खास बात दिखाई देती है। अरे भाई, लड़का अच्छा वेतन पा रहा है, बाप अच्छी पोजीशन पर है, और घर के लोग बड़े रीजनेबल से हैं, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, और हमें क्या चाहिए? और सारी सिक्योर्ड इनकम है, और हमें क्या चाहिए? और फिर बात यह है कि वो भी नौकरी पेशा लोग हैं, हम भी नौकरी पेशा लोग हैं, हमें एडजस्टमेंट में आसानी रहेगी, क्योंकि नौकरी वालों का एक तरह का कल्चर एक होता है। ठीक है। और फिर मैं समझता हूँ कि वो घर हमसे 19 है, 21 नहीं। हाँ। और मुझे यकीन है कि रमा वहाँ बेहद खुश रहेगी। ठीक। जैसे आगे तुम्हारी मर्जी। रमा बेटी, अगर लखनऊ वाला लड़का तुम्हें पसंद हो तो हम वही हाँ करने की सोच रहे हैं। बोल बेटी। जैसा आप उचित समझे। तो ठीक है, भाग गई। मैं अभी उन्हें खत लिख देता हूँ। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों बाबूजी? आप लिख दीजिए। हाँ। अब तुम दोनों बैठ जाइए और ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि जिसके साथ एक बार 7 कदम चढ़ो, उसका साथ आपको जिंदगी भर वफादारी के साथ निभाना होता है। छल कपट नहीं करना है। इसीलिए विवाह के समय 7 फेरों का नियम होता है। इतनी सुंदर आंखों को बंद क्यों कर लिया?
पहले तो ऐसे कभी डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। चंपा, ओ चंपा, जी माँ जी, ड्राइवर को बोल जल्दी से गाड़ी निकाले, जल्दी जा, हाँ जा। क्या मैं भी चलूं अस्पताल? नहीं बेटे, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के दिनों में भाग दौड़ में और वो सब आराम ना मिलने से, ठंडा गर्म खाने से शायद ये परेशानी हो गई है संदीप को। हम इसे अस्पताल दिखाकर फौरन ही वापस आ जाएंगे। तुम घबराइए बेटे। हाँ? क्या तुम्हारे साथ को पहले भी कभी ऐसा हुआ है? घर में तो ये दूसरी बार हुआ है बीवी जी। क्या पहले भी कभी बाहर हुआ है? हाँ, एक बार वो किसी लड़की को देखने गए थे, तब मैं भी साथ गई थी। वहाँ पे उन्हें उल्टी हुई और उल्टी में थोड़ा खून भी आया था। तो क्या इलाज करवाया? इलाज तो पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन बीवी जी आप घबराइए मत, बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर चंपा, अस्पताल की पर्ची तो वो लोग ले जाना भूल गए। लगता है जल्दी में भूल गए होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब पिछले कई दिनों से इलाज कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि क्या करना है। मैं अभी पर्ची लेकर आती हूँ। यही पर्ची है ना, देखिए। क्या हुआ बीबी जी? बीबी जी, बीबी जी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? जी, बीबी जी, बीबी जी मैं चाय बनाकर लाऊं? तुम जाओ चंपा, मैं उनका इंतजार करूंगी। ये कैसे हो सकता है बीबी जी? बीबी जी देखिए, माँ जी को ये मत बताइएगा कि पर्ची मैंने आपको दी है। तो लाइए पर्ची में वापस रख दूँ। नहीं चंपा, तुम भूल जाओगी तुमने इस पर्ची का जिक्र मुझसे भी किया था।
माँ जी, उनकी तबीयत कैसी है? अस्पताल जाते ही होश आ गया था। अब ठीक है। कल तक शायद घर वापस आ जाएगा। माँ जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? बेटी, इन्होंने खुद ही डॉक्टर से बात की थी। मुझे तो सिर्फ इतना बताया कि बदपरहेजी और कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं तैयार होकर सतीब के पास जाती हूँ। नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? अरे दुनिया क्या कहेगी? माँ जी, मिलजुल कर काम करने से थकान बढ़ जाएगी। पर जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। इतनी सुबह कुछ खाने को दिल नहीं है, और अस्पताल के पास ही पापा के दोस्त बद्री अंकल रहते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनको फ़ोन करके बुलवा लेंगे। अच्छा जाओ। तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। मम्मी और पापा कहाँ? लगता है वो आराम करके लौटेंगे। रात भर उन्होंने जाग कर काटी है। मुझे तो कुछ भी होश नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें क्या हो गया था? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, लगभग 1-1.5 महीने पहले कुछ तकलीफ सी हुई थी। एक उल्टी हुई और साथ थोड़ा सा खून भी बहा। जो घर के पास वाली गली में एक मशहूर वैद्य है ना, उनका कहना था कि शरीर में पित्त के जोर के कारण खून निकला। कह रहे थे 3 महीने लगातार उनकी दवाई खाने से पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। तो जब दोबारा ऐसा हुआ तो पापा मुझे इसी हॉस्पिटल में ले आए। डॉक्टर कह रहे हैं अभी तक बीमारी का ठीक से विश्लेषण नहीं हो पाया। क्या तुम्हें कभी सिगरेट और शराब पी है? अरे पार्टियों में दोस्तों के साथ कभी कभी पी लेता था। डॉक्टर के कहने पर बिल्कुल बंद है। अच्छा, लगता है बोलते बोलते तुम्हें थकान होने लगी। अब सो जाओ। आई एम सॉरी रमा कि लखनऊ आते ही तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सॉरी। कोई बात नहीं, ईश्वर को अगर यही मंजूर था तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूँ तुमने बहू को अस्पताल जाने ही क्यों दिया? मैंने तो उसे बहुत रोका था, लेकिन वो अस्पताल जाने पर तुली हुई थी। अच्छा देखो, कल रात की जल्दबाजी में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन घर पर ही रह गया था, उसे याद से रख लेना। मैं अभी से निकाल के रख लेती हूँ। अरे यहाँ तो नहीं है। आपने कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं तो फिर कहाँ चलेगी? चंपा, और चंपा। जी बीबी जी। तूने अस्पताल की पर्ची देखी? नहीं बीबी जी, मैंने तो नहीं देखी। तो फिर कहाँ चलेगी? बहू के हाथ तो नहीं लगी। अरे लग गई होगी तो ठीक है, वो उसे अस्पताल ही तो ले गई होगी। और अगर हमारे पहुंचने से पहले डॉक्टर आ गया तो वो पर्ची डॉक्टर को दिखा भी देगी। तुम्हें कैसे बताऊं कि आखिर इसमें नुकसान क्या है? सुन, हाय राम, आपने पहले बताया होता तो झाड़ फूंक वाले से कब का इलाज कर लिया होता। अरे वो तो बड़ी बड़ी बीमारियां देखते देखते ठीक कर देता है। तुम्हारी अकल में कोई बात समाएगी नहीं। चंपा, और चंपा। जल्दी से खाना अस्पताल पहुंचा क्या, बेचारी भूखी बैठी होगी। और सुन, उसे कहना हम लोग आ रहे हैं।
कह रही थी ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीबी जी, बाबूजी अस्पताल की पर्ची के बारे में बार बार मुझसे पूछ रहे थे तो तूने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब आप मत बता देना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चंपा तो चिंता मत, तेरी नौकरी की जिम्मेदारी मुझे। आप कितनी अच्छी हो बीबी जी। बीबी जी, ये कुछ खाना लेके आए हैं, आप खा लेना। हाँ, मैं चलती हूँ। कैसी हालत है? अरे डॉक्टर ने वो सुबह नींद की दवाई दी है, बस तब से सो ही रहा है। नहीं, थोड़ी देर पहले उठे थे, 2 घड़ी मुझसे बातचीत भी की। उसके बाद में कमजोरी महसूस करने लगे तो मैंने उन्हें सोने के लिए कह दिया। ये कमजोरी तो उसे परेशान कर रही है। देख, तुमने वो संदीप का प्रिस्क्रिप्शन तो कहीं नहीं देखा? जी। बहू, जाओ बेटा, तुम भी घर चले जाओ, खा पी कर कुछ आराम कर लो, रात भर से जागी हुई है। मैंने बद्री अंकल को फोन पर संदीप की बीमारी के बारे में बताया था, वो बस आने वाले ही होंगे। आ गए आप? अरे रमा भी आई है। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ रमा? बैठो बैठो। क्या बात है जी? ना चुप हो जाओ बेटी। ना रमा बेटी, घर वाले क्या कहते हैं? क्या शादी से पहले भी संदीप को कुछ तकलीफ थी? तुम रोती क्यों जा रही हो रमा? चुप हो जाओ। सुख दुख तो शरीर के साथ धूप छांव की तरह चलते हैं। तुम तो समझदार हो, इसमें इतना रोने की क्या बात है? चुप बेटे चुप, फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। चुप ना, बस छोटी सी बात के लिए धीरज खो बैठी। बस अंकल, ये छोटी सी बात नहीं है। अब ये देखिए। चुप चुप चुप, बस बस बस। आखिर बात क्या है? ना आप कुछ बता रहे हैं ना रमा कुछ बोल रही है। मुझे भी तो कुछ पता चले आखिर। तुम पहले रमा के नहाने का इंतजाम करो, इसे नाश्ता कराओ। इतने मैं नरेश को टेलीफोन करता हूँ। ठीक है, चलिए। हेलो, बद्री बोल रहा हूँ। अरे हाँ बद्री, अरे हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं। हाँ दोस्त, अफसोस के तुम्हें रात की गाड़ी से वापस लौटना होगा। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ वैसे तो कुशल मंगल है। वो संदीप की तबीयत कुछ खराब है। हाँ, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। ठीक है बद्री, मैं फिर कल सुबह वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान हो गए? नहीं पिताजी, लगता है कल मुझे शायद लखनऊ जाना पड़ेगा। क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। आइए भाई साहब, आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए बैठिए। लो भाभी, मैं तुम लोगों को फिर परेशान करने आ गया। परेशान तो रमा बेचारी हो रही है भाई साहब। जब से आई है रोती जा रही है, मुंह से तो एक शब्द भी नहीं बोली, केवल आंसू ही उसके दिल का दर्द बता रहे हैं भाई साहब। हाँ भाभी, उसका दर्द जायज भी है। अच्छा तो मैं नाश्ता लाती हूँ, आप लोग जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर सभी एक साथ हॉस्पिटल चलते हैं। मैं भी साथ ही चलूंगी। अरे भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है? आजकल तो महिला दिवस, महिला सप्ताह, महिला वर्ष मनाए जा रहे हैं। क्यों भाई साहब, आप लोगों की पताका तो आसमान से बातें कर रही है। अभी छोड़ो भी। अच्छा खैर, नाश्ते का इंतजाम करो, फिर हमें अस्पताल जाओ। मैं अभी लाई नाश्ता। ठीक। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हेलो मिस्टर सेठ। नमस्ते बहन जी। कैसा है आप संदीप? बस ठीक है, बैठिए।
आप कब आए? आज सुबह ही। बद्री ने टेलीफोन पर बताया कि संदीप अस्पताल में है। अब कल शाम को ही तो आप वापस गए थे। तकलीफ का भी कोई वक्त नहीं होता। डॉक्टर टीका लगा कर गए हैं, कह रहे हैं 2-3 घंटे आराम करने दो। आखिर संदीप को तकलीफ क्या है? हमारे मोहल्ले के वैद्य तो पित्त का जोर बतला रहे हैं, वैसे डॉक्टर से भी डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। आप ऐसा कीजिए, हमारे घर चलिए, हो सकता है शाम तक संदीप को भी छुट्टी मिल जाए। तो ऐसा करते हैं, मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ, शाम को घर पे मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मिस्टर सेठ, आइए चलिए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्कार। प्रोफेसर वर्मा का जल्दी लखनऊ वापस आना मेरे मन में शक पैदा कर रहा है। सारा दिन कोर्ट में रहते हो ना, इसीलिए हर बात को शक की नजर से ही देखते हो। बद्री, दूर से देखने पर संदीप मुझे काफी कमजोर लगा। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया? नरेश, किस्मत रमा बिटिया का साथ देती दिखाई नहीं देती। अरे, तो पहेलियां को बुझा रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है उसे? बद्री, मैं बर्बाद हो गया बद्री। मैं कहीं का नहीं रहा। भगवती चरण ने हमारे साथ धोखा किया है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नरेश, हमें हालात का सूझबूझ से मुकाबला करना होगा। और हाँ, रमा बिटिया कह रही थी कि भगवती चरण को ये पता ना चले कि ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है। अब देखना ये है कि भगवती चरण हमें सही बात बताता है या नहीं। तो ऐसे करते हैं कि जब भगवती चरण को मिलने जाएंगे तो रमा को यहीं छोड़ जाएंगे। बद्री, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहां रिश्ता करने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, हालांकि सरला और पिताजी यहां रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ मेरे जोर देने पर उन्होंने यहां रिश्ता किया है। पापा। बेटी, मेरी बेटी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं बेटी। मैं नहीं जानता था, जिस रिश्ते को मैं तुम्हारे जीवन की खुशियों का स्रोत मान बैठा था, वो इस तरह गम का आईना बन जाएगा बेटी। पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अपराधी धोखा करने वाला होता है, न कि धोखा खाने वाला। और आपको क्या मालूम था कि ये लोग हमसे दगाबाजी कर रहे हैं? और पापा, इतनी बड़ी बीमारी को इन लोगों ने हमसे छिपाए रखा। परंतु संदीप को है क्या? आप लोग मुझे अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? भाभी, संदीप को कैंसर है। कैंसर? और भगवती चरण को उसकी इस बीमारी का शादी से 1-1.5 महीने पहले पता चल चुका था। नाश हो इन सब का। फिर हमारी बिटिया का जीवन क्यों बर्बाद किया इन दगाबाजों ने? रमा बिटिया, अब तुम्हारा क्या विचार है बेटी? भाई साहब, इसमें विचार की क्या बात है? रमा अब उनके घर नहीं जाएगी और शादी पर भी जो भी हमारा खर्च हुआ है वो सब भी उनसे वसूला जाएगा। अरे खर्चे वर्चे की बात इस वक्त छोड़ो। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बिटिया के भविष्य को सामने रखते हुए कोई मुनासिब फैसला किया जाए। अरे तुम लेखक और प्रोफेसर लोग दुनियावी व्यवहार को कभी नहीं समझ सकोगे। ये भगवती चरण जैसे बदतमीज लोग बातों से नहीं लातों से ठीक होते हैं। पेशतर इससे कि वो कोई कदम उठा ले या 4 आदमी अपनी ओर कर ले, उसे सरेआम बदनाम कर दो ताकि वो किसी को मुंह दिखाने या कुछ बोलने के काबिल ही ना रहे। अरे भगवान, उससे क्या हो जाएगा? रमा बेटी, तुम समाज विज्ञान की विद्यार्थी रही हो, भारतीय महिला उत्थान परिषद की पुरानी कार्यकर्ता हो।
इस सिलसिले में कोई ऐसी समस्या तुम्हारे जीवन में पढ़ने या सुनने में तो जरूर आई होगी। तुम कुछ अपने विचार भी तो कहो। अंकल, आप मुझे इस कठिन परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं? नहीं रमा बेटे, अगर तुम परिषद के दफ्तर में बैठी होती और कोई नवविवाहिता युवती तुम्हारी परिषद के सामने कोई ऐसी ही समस्या लेकर आई होती तो तुम्हारी परिषद ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाती? बगावत, प्रदर्शन और धरना। देखिए, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां तो शरीर के साथ लगी रहती हैं। शेर साहब, अस्पताल में संदीप की हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसकी तकलीफ को छोटा कहा जाए। बद्री कुमार जी, हमने रिश्ता प्रोफेसर वर्मा के साथ किया, आपके साथ नहीं। पर इसलिए बेहतर होगा कि आप इस तरह की जगह में ना पड़ें। लेकिन मिस्टर सेठ, बद्री मेरे भाई समान है और फिर ये कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। प्रोफेसर वर्मा, मैं आपको कई बार बतला चुका हूं कि डॉक्टर्स अभी बीमारी की खोजबीन कर रहे हैं, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हम एक बार इकट्ठे डॉक्टर से मिल लेते हैं, हो सकता है अब तक वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। नहीं, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से मैं संपर्क बनाए हुए हूँ, वो खोजबीन कर रहे हैं। जैसे कोई बीमारी का पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे, समझे? मिस्टर सेठ, एक बार डॉक्टर से फिर मिल लेने में हर्ज क्या है? आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। जब मैं दिल्ली पहुंचकर पिताजी और सरला को ये बताऊंगा कि मैं डॉक्टर से खुद मिलकर आया हूँ, बात करके आया हूँ, तो उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। इसका मतलब प्रोफेसर वर्मा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं? मेरा आपकी इत्तला के लिए मैं बतला दूं कि जो डॉक्टर्स संदीप का इलाज कर रहे हैं उनके भतीजे का एक केस मेरे दफ्तर में फंसा हुआ है। इसलिए संदीप के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है करेगा, उसे करना पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि उससे मिलकर उसे परेशान या नाराज करने की कोशिश ना करें। ठीक है मिस्टर सेठ, तो अब हम चलते हैं। भाई साहब, रमा को घर जल्दी दीजिएगा। कहिए तो मैं आपके साथ चलूं? देखिए, संदीप की हालत की वजह से वो काफी परेशान है। 10-15 दिन उसे अपनी आंटी के पास रहने दीजिए, वहीं से अस्पताल चली जाया करेगी। फिर आप कहेंगे तो हम उसे यहाँ छोड़ देंगे। देखिए, आप उसे आज रात ही यहाँ भिजवा दीजिए। अब वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। आप चाहकर भी कानूनी तौर पर उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ठीक है मिस्टर सेठ, अगर वो आना चाहेगी तो हम उसे जरूर भिजवा देंगे। चलो बद्री। मुझे नहीं लगता कि रमा को ये भेजेंगे। प्रोफेसर वर्मा का अचानक लखनऊ आना, डॉक्टर से मिलने की जिद करना, बहू को यहां भेजने में आनाकानी करना, मुझे शक हो रहा है कि इन्हें संदीप की बीमारी की पू पड़ गई है। तो अब हमें क्या करना होगा? मैं इन्हें कचहरी में घसीटूंगा। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद करेंगे। जब दूसरे चौथे रोज लखनऊ भागना पड़ेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। और अगर डॉक्टर वर्मा ने हमारे खिलाफ केस कर दिया तो? वो हो ही नहीं सकता। शादी लखनऊ में हुई है, घटना स्थल लखनऊ है, इसलिए इस मामले में कोई भी केस लखनऊ के अलावा कहीं भी दायर नहीं किया जा सकता। और आप तो यहाँ सब वकीलों को भी जानते हैं और सभी अदालतों में भी आपकी पहुंच है। मैं अगर बुरा करने पर आया तो इन्हें कंगाल कर दूंगा। मुझसे टक्कर लेने का परिणाम ये जानते नहीं है। बेशतर इसके कि प्रोफेसर वर्मा कोई कदम उठाएं, मैं कोर्ट में केस दायर कर देता हूं। आप बिल्कुल चिंता ना करें भगवती चरण जी, मैं सब संभाल लूंगा। योर ऑनर, गत 13 मार्च को मेरे मुवक्किल संदीप सेठ की शादी रमा के साथ हुई। विवाह हिंदू रीति के अनुसार लखनऊ में संपन्न हुआ। विवाह के अचानक दूसरे रोज ही संदीप सेठ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अपने इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ा।
जब संदीप सेठ और उसकी देखभाल के लिए उसके माँ बाप अस्पताल में थे तो रमा बिना इत्तला किए घर छोड़कर डॉक्टर वर्मा के दोस्त बद्री कुमार के यहां भाग गई और तब से अब तक लौटी नहीं। मेरे मुवक्किल और उसके माँ बाप ने उनको अपने घर लाने की बहुत कोशिश की पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इसीलिए मेरे मुवक्किल ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। योर ऑनर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के तहत मेरे मुवक्किल की कंजुगल राइट्स यानी कि पति पत्नी की हुकूक की बहाली के लिए मैं इस अदालत से दरखास्त करता हूं और इसी सिलसिले में आपकी इजाजत से अपने मुवक्किल संदीप सेठ को इस अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। संदीप सेठ, आपका विवाह रमा के साथ कब हुआ था? 13 मार्च को। विवाह किस रीति से हुआ था? हिंदू धर्म की रीति से। क्या रमा ने आपका घर छोड़ने से पहले आपको इस बारे में कोई संकेत दिया था? बिल्कुल नहीं। That's all, Your Honor. Witness is yours. आप कुछ पूछना चाहें? मुझे कुछ नहीं पूछना। You may go. Your Honor, अब मैं अपने सबसे पहली गवाह संदीप सेठ की मां श्रीमती माया सेठ को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस सेठ, जब रमा आपका घर छोड़कर गई तो क्या उन्होंने आपको इस बारे में कुछ बताया था? जी नहीं। अच्छा, जब रमा बद्री कुमार के घर चली गई तो क्या उन्हें आपने अपने घर लाने की पूरी कोशिश की? पूरी कोशिश की। मैंने और मेरे पति ने रमा के पिता को बहुत समझाया कि वो नौजवानों की खुशियों के साथ खिलवाड़ ना करे। हमने ये भी पेशकश की कि हम स्वयं बद्री कुमार के घर जाकर रमा को वापस ले आते हैं, मगर वो किसी तरह राजी ना हुए। अच्छा, किसी स्टेज पर आपने या आपके घर के किसी व्यक्ति ने रमा से कुछ पैसे इत्यादि की मांग की थी? बिल्कुल नहीं। मेरे पति बहुत बड़े सरकारी अफसर है। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, हमारे पास कार है, बंगला है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है। मिसेस सेठ, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। जी नहीं। That's all, Your Honor. The witness is yours. मुझे कुछ नहीं पूछना। Your Honor, अब मैं प्रतिवादी रमा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती रमा, आपने कोर्ट को सूचित किया है कि आप अपने केस की वकालत खुद करेंगी? जी हाँ, योर ऑनर। यदि आर्थिक तंगी या किसी और वजह से आप वकील करने में असमर्थ हैं तो कानून के तहत लीगल एड बोर्ड आपके लिए बिना खर्च के एक वकील का बंदोबस्त कर सकता है। आपके परामर्श की मैं अत्यंत आभारी हूँ, लेकिन मैंने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया है। मेरे विचार से इंसाफ कानून की जानकारी का मोहताज नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंसाफ और कानून के बीच कितनी दूरी है। You may proceed. रमा जी, क्या आप ये मानती हैं कि आपका विवाह गत 13 मार्च को संदीप सेठ के साथ हिंदू रीति के अनुसार लखनऊ में हुआ? जी हाँ। क्या आप ये भी जानती हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 के तहत सप्तपदी की समाप्ति के बाद हिंदू युगल का विवाह संपूर्ण और बंधनकारी यानी कि कंप्लीट एंड बाइंडिंग हो जाता है? केवल उसी प्रक्रिया में
जब इसमें धोखे या षड्यंत्र से काम न लिया गया हो। श्रीमती रमा, आप अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट शब्दों में कहेंगी? योर ऑनर, शादी से पूर्व ही संदीप को कैंसर था और ये बात इनके परिवार को मालूम थी, लेकिन इन लोगों ने हमसे ये बात छिपाए रखी। ये सरासर गलत बयानी है हुजूर। अब संदीप की बीमारी तो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अब मैं रमा जी से और कुछ नहीं पूछना चाहता। योर ऑनर, अब मैं शहर के मशहूर वैद्य श्री देसराज को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुझे तो इस तगारसा का वकील काफी ऊंचा खिलाड़ी जान पड़ता है। देखो ना, धीरे धीरे और कैसे सफाई से अपना केस मजबूत किए जा रहा। ये लखनऊ का माना हुआ वकील है, एक केस के 8,000 रुपए लेता है। हमें भी तो उसी की टक्कर का कोई वकील करना चाहिए था। मैंने तो रमा से कहा था, ये कहने लगी मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। वैद्य जी, संदीप सेठ आपके इलाज में कब से हैं? जी यही कोई शादी के 1.5-2 मास पूर्व। जी। उन्हें क्या तकलीफ है? जी उन्हें पित्त की शिकायत थी जी, और इसी कारण कभी कभी उनके गले से खून भी निकल आता था जी। क्या आप समझते हैं कि संदीप को कैंसर है? कैंसर? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे ख्याल से तो सिर्फ पित्त की शिकायत थी। ख्याल से नहीं, मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना मैं जानना चाहता हूं कि संदीप को कैंसर है या नहीं। हो सकता है जी कि शुरुआत हो, वैसे पित्त की शिकायत थी जी। नहीं, पित्त की शिकायत थी जी। क्या आप समझते हैं कि ये बीमारी लाइलाज? ये बात तो जी पूरी जांच के बाद ही बताई जा सकती है। वैसे ये रोग असाध्य नहीं है जी। जी। यू मीन ये रोग लाइलाज नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जी। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब मैं श्री भगवती चरण को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कहिए मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सेठ साहब, क्या ये सच है कि शादी से पहले संदीप को कैंसर था और आपको इसकी पूरी जानकारी थी? ये दोनों बातें झूठ है। यह सच है। मैं कहता हूँ झूठ है। यह सच है। मैं कहता हूँ ये झूठ है। यह सच है। तो क्या ये तो झूठ नहीं होगा? इसे तो आप पहचान गए होंगे। इसे पहचानने में कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी? That's all, Your Honor. मुझे और कुछ नहीं पूछना। माफी चाहता हूँ योर ऑनर। मुझे लगता है मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है, वरना इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने गलत बयानी करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था योर ऑनर। आई एम सॉरी। अब मैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो इस समय संदीप सेठ की बीमारी का इलाज कर रहे हैं को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कहिए मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर महोदय, क्या ये सच है कि जनवरी मास या उससे पहले से ही आप संदीप सेठ की बीमारी का इलाज कर रहे थे? ये तो मैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखकर ही बता सकता हूँ कि संदीप मेरे इलाज के में कब से कब तक थे। क्या यह भी सच है कि संदीप सेठ की बीमारी इस स्टेज तक पहुंच चुकी है जिसमें मरीज का जीवन खतरे से बाहर नहीं है? जी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रतिवादी मेरे गवाह से उल्टे सीधे सवाल करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस प्रश्न का उत्तर कोर्ट को निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये इस प्रश्न का उत्तर भी मैं शायद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को देखकर बेहतर बता सकूंगा, लेकिन यहाँ मैं बताना ये जरूरी समझता हूँ कि अब आधुनिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा मरीज को अच्छी और लंबी जिंदगी देना अब मुमकिन हो चुका है। शल्य चिकित्सा और अन्य चिकित्सा प्रणालियों के द्वारा
कैंसर का इलाज हम कर सकते हैं और रोगग्रस्त अंग को निकालकर मरीज को एक लंबी और अच्छी जिंदगी देने में समर्थ हुए हैं। योर ऑनर, इस्तगासे के विद्वान वकील ने अपनी बात पर शब्दों का सुंदर मुलम्मा चढ़ाया है, बहुत खूब। लेकिन इंसाफ का संबंध इन शब्दाडंबर पर आधारित नहीं होता, वह आधारित होता है सच्चाई पर। क्योंकि कोर्ट जब प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलने की शपथ दिलाती है तो कोर्ट के लिए भी सच को ढूंढना जरूरी हो जाता है। योर ऑनर, हमारी शादी की इमारत की बुनियाद छल कपट पर आधारित है और इसमें धकेलना मेरे जीवन के साथ जबरदस्ती खिलवाड़ करना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट का ऐसा इरादा हरगिज नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना मेरी ताकत से बाहर था, लेकिन जो कैश मेमोज और पर्चियां मैंने प्रस्तुत की हैं उनसे साफ जाहिर है कि संदीप और उसके परिवार के साथ रहना मेरा खतरे से खाली ना होगा। इसलिए मेरी इस ऑनरेबल कोर्ट से यह अपील है कि इस्तगासे की इस अर्जी को डिसमिस किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। दोनों पक्षों और गवाहों के बयान सुनने के पश्चात ये कोर्ट श्रीमती रमा सेठ के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करती है। परंतु श्रीमती रमा सेठ ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि संदीप सेठ की बीमारी असाध्य हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जिन बीमारियों के कारण किसी व्यक्ति को दांपत्य जीवन की खुशियों से वंचित किया जा सकता है उनका ब्यौरा मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत दिया गया है और उन बीमारियों में कैंसर का नाम नहीं है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्ट प्रोसिक्यूशन का दावा कबूल करती है और श्रीमती रमा सेठ को यह आदेश देती है कि वो 4 सप्ताह के अंदर अंदर अपने पति श्री संदीप सेठ के घर लौट जाएं। सभी सदस्यों ने रमा के केस का कोर्ट में उतार चढ़ाव देखा। इसकी चर्चा भी अखबारों में पड़ी होगी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद महिलाओं के जीवन में अनुगामी प्रभाव भी पड़ सकता है। अब हमें सोचना ये है कि इस संबंध में परिषद को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इस केस से निपटने के लिए हमें श्री अग्रवाल से बात करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे कई केस जीते हैं। अदालत में केस लड़ने के अलावा हमें महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिए जन प्रसार साधनों का सहारा लेना चाहिए। महिलाओं की सभाएं करानी चाहिए और कानून में तब्दीली की जोरदार मांग करनी चाहिए। जब तक जुल्म सहने वाला खामोशी से जुल्म सहता जाएगा तब तक जुल्म करने वाला जुल्म करने से कभी बाज नहीं आएगा। आज ही हम ये आंदोलन शुरू करते हैं। हम सब आपके साथ हैं। योर ऑनर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भूलों से भरपूर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विद्वान जज को फैसला करने से पहले अस्पताल का रिकॉर्ड तलब कर लेना चाहिए था। विद्वान जज का यह सोचना भी गलत है कि मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के अलावा दंपति किसी हालत में अलग नहीं हो सकते। हां, मोहिंदर सिंह और प्रीत कौर के केस में कोर्ट ने महिला की अर्जी को स्वीकारा क्योंकि उसका पति देख नहीं सकता था। योर ऑनर, क्या शादी का उद्देश्य केवल साथ रहना ही है? नहीं, इसमें तो पति पत्नी की हर काम में जिम्मेदारी होनी जरूरी है, जो इस केस में असंभव है। इसमें तो पत्नी को यानी कि मेरी मुवक्किल को जिंदगी भर अपने पति की बीमारी का बोझ उठाना होगा। योर ऑनर, अगर आप मेरी मुवक्किल को संदीप सेठ के घर जाने के आदेश भी दे दें तो भी संविधान की धारा 21 के तहत कोर्ट इसकी स्वतंत्रता से इसे वंचित नहीं कर सकती
और इसे अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। That's all your honor. बिल्कुल सही ये सही है। Order, order. You may proceed. योर ऑनर, इस कोर्ट में जो भी अर्जी पेश की गई है उसमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती जिस पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ध्यान न दिया हो। इसलिए मैं आपसे इस याचिका को रद्द करने की दरख्वास्त करता हूं और इस मुल्क के कानून के अंतर्गत आपसे इंसाफ चाहता हूं और इसी कानून के अधीन आपके सामने खड़ा हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस मुकदमे के सभी पहलुओं पर बड़ी संजीदगी से गौर करने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि रमा की अपील उसके मानसिक उत्पीड़न की जीती जागती तस्वीर पेश करती है, साथ ही उस पर हुए जुल्म के खिलाफ उसके पक्ष के वकील द्वारा दी गई दलीलों में भी काफी असर मालूम पड़ता है। फिर भी ये कोर्ट कंजुगल राइट्स पर उस समय तक विचार नहीं कर सकती जब तक उसके तलाक के केस का फैसला नहीं हो जाता। लिहाजा दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को उस समय तक के लिए मुलतवी करती है जब तक रमा के तलाक का केस का फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट एडजॉर्न।